नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे वन लाइनर जो आप पढ़ते हैं यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए, जो आपके पूर्वावलोकन है 1991 से लेके 2023 तक। इसमें देखेंगे हम लोग कि जितने भी प्रश्न आए यूपी पीएससी, खासकर याद रखिएगा, केवल यूपी पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं। ये जो वन लाइनर है, जैसे आप घटना चक्र का वन लाइनर पढ़ते होंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि सभी स्टेटों का दिया हुआ है। केवल आप अगर यूपी पीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल इसमें वही प्रश्न है जो यूपी पीएससी द्वारा पूछे गए, उनका वन लाइनर है। ठीक है, तो याद रखिए, आज से ये हम लोग शुरू कर रहे हैं और उससे बहुत बेस्ट है ये, तो इसको आप मिस मत करिए। तो इसको देखिए। इससे पहले एक सूचना है आपके लिए कि जो भी हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे प्री और मेंस के लिए, जैसे एक तो ये नोट्स हैं, हमारे नोट्स तैयार हैं आपके अभी, तो आप ले सकते हैं नोट्स को। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप 8527434727 पे। तो आप नोट्स प्लस, देखिए, ये कोर्स चल रहा है आपका, क्रैश कोर्स है। आंसर राइटिंग मंथली है 599 की, और प्री की कोई चल रही है मत 99 रुपीज़ में। तो आप आर ओ ए आर ओ और ईसीएस, तो जिनको भी जीएस हिंदी हिंदी के लिए ज्वाइन करना है, ये सब तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और एक और है हमारा, ये क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल है, ये देख लीजिए। ये अभी शुरू हो रहा है, 1 जून से होगा स्टार्ट। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, वीडियो क्लासेस रहेंगी, 1 साल तक आंसर राइटिंग रहेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इसमें, और सबसे बेस्ट नोट्स हैं, और गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। ठीक है। तो इसकी फीस है 6,999, और ये प्रथम 50 के लिए रहेगी 4500 रुपये, और हमारे जो ओनली पीसीएस के छात्र जो जुड़े हुए हैं पहले से, उनके लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस सब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे, इतिहास से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, ये क्या है, वही जो हमने बताया कि जितने भी आरओ है, पीसीएस है, और भी जितने एग्जाम होते हैं आयोग द्वारा, वो उनका वन लाइनर है। तो इसमें हम लोग इतिहास में, प्राचीन इतिहास का इस वीडियो में देखेंगे। और इनका कंप्लीट होते ही पीडीएफ अगर चाहिए होगा आपका, तो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपका कंप्लीट होते पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो प्राचीन इतिहास आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जितना भी पूछा गया है। देखिए, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में लगाना था। तो ये पश्चिम में देखिए महदा है, फिर लिखैया है, फिर पैसरा है, फिर बीरभानपुर। और ये 2021 के मेंस में पूछा गया, आरओ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सुमेलित देखिए पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान है। नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक में। डीडवाना राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा कहाँ है, तमिलनाडु में। ये आपका 2023 में पूछा गया था, तो बहुत कम रिजल्ट रहा था इसका। तो इसलिए आप क्या करिए, इनको बार बार रिवाइज करिए, और या इसका जो आपसे नहीं आ रहा है उनका नोट्स बना लीजिए। ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो शिकार या आखेट। वह स्थान जहां से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, वो क्या है, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव से। ठीक है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए, कहाँ से, बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो लिखैया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से। देखिए, 4 ऑप्शन थे, उनका ही ये वन लाइनर है। ठीक है। जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से ये थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कब, मध्य पाषाणिक काल में। मृत्या मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्थल स्तर पर प्रकाश में आया, गुफ कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुई, नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले, बुर्ज होम और गुफर कराल। राखर टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है, तो ये संगनकल्लू से। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो विंध्य क्षेत्र से। ये उस समय का था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किसने की थी, कहाँ हुई थी, भारत में। हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते होंगे आप। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से, दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो क्या है, लेखैया। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में। ताम्र पाषाण के स्थल नवदा टोली कहाँ अवस्थित है, तो एमपी में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ से, हस्तिनापुर से। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो क्या है, अतरंजी खेड़ा। तामाश्रम काल में, यानी ताम्रपाषाण काल में, महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे देखते हैं, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने किया था, ये थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, एक तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, ये भूगर्भ वेत्ता भी थे, है ना। एक और ऑप्शन था, ये दोनों थे, तो इसमें ये डिस्प्यूटेड था। तो हालांकि ये सही है, इसका भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाण के स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था एस डी सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाणिक काल से।
अब ये सही सुमेल करना है, हड़प्पा स्थल है और फसल कहाँ कहाँ से मिली है, ये देखिए जे में पूछा गया 2023 में, और जान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, तो ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में किसी में भी ये मिल सकता है। चनहुदड़ों से क्या मिला है, सरसों। हड़प्पा से तिल। कुंतासी से कोदो। कोलास से धान। कोलास से क्या मिले, धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पीय पुरा स्थल बनावली स्थित है कहाँ पे, रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो मांडी उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी की, वही कमेंट में बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए कहाँ से, मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो सांड का नहीं है, और किस किसके हैं वो आप कमेंट में बताइए। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी और सीमांत, पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है, तो आलमगीरपुर यानी पूर्वी सीमा का। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से, तो लोथल से। आगे देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो ये सर जॉन मार्शल ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है, तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कौन से हैं, उल्लास आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले, धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से, कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, तो सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से हुआ, तो पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन काल से, यानी हड़प्पा काल से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली है वो कौन सा है, बनावली। वह स्थान जहाँ से ताबूत या शवपेटिका के प्रमाण मिले हैं वो क्या है, हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह कौन सा है, लोथल। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ से हुई, तो गुजरात में हुई। आगे देखते हैं, अब ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिक काल पे आ जाते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था किस नदी के किनारे, परशुनी नदी के किनारे। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है किसे, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है इस बार, अष्टक के बारे में पूछ सकता है, देखिए अभी तक पूछा नहीं है, जीडीसी में पूछा है, यूपीएससी में। अब देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद अब ये वेद दिए हैं, इनके ब्राह्मण दिए हैं, तो ऋग्वेद के कौन कौन से हैं, ऋग्वेद के हैं आपके कौशिकी एवं ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण। सामवेद के पंचवेश षणवेश अद्भुत जैमिनी प्राप्तगण। ठीक है, तो ये इसमें सामवेद। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। तो ये आपका पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, इसको ब्राह्मणों को रट लीजिए आप। वेदांग नहीं है, स्मृति नहीं है वेदांग। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था, तो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था भाग 2। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है, सत सहस्त्रीय संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, ये ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है, सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। आगे देखते हैं, ऋग्वेदिक गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यव जौ से। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज्यों का युद्ध लड़ा गया था परशुनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। परशुनी पुराना नाम है, रावी नया है, तो ये मैचिंग के लिए भी आ जाता है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था, गाय को। वैदिक काल में अगन्या किसे बोला गया, ये भी गाय को। वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो क्या है, उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है किसको, बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता था, कुरु और पंचाल को। इंपोर्टेंट है ये, याद कर लीजिए। वैदिक कर्मकांड में होता का किससे संबंधित था, तो ये ऋग्वेद से संबंधित था जो ठीक है, ये होता ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा किसे बोला गया, सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे, तो ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। गोपत ब्राह्मण संबंधित है किससे, अथर्ववेद से। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद का के तत्व दिखाई देते हैं वो क्या है, मैत्रायणी। ठीक है, स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति भी दिखाई गई है मैत्रायणी में। भारतीय प्रतीक पर
उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। जिंदावेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, कहाँ से संबंधित है जिंदावेस्ता? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका कौन थे? स्वर्ण आभूषण को बोला जाता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, वो कहाँ से मिला है? बोगाज कोई, एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, वो किसमें है? कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है कुब्रा और क्रमु नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। अध्यवर्यु का अर्थ क्या है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो कैकेय के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज्य का संग्राम हुआ था परसुनी रावी के तट पे। कई बार ये रिपीट हो चुका है। आगे देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो पूछे गए। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए, पाटलिपुत्र में है जो। देखिए इसमें सिर्फ यही देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो ये वन लाइनर ही है, सिर्फ इसमें ऐसे ही देखेंगे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ है किसके काल में? शिशुनाग के समय में। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो कौन था? अजातशत्रु। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति कैसा था? तो अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कहाँ पे? कलिंग में। उदयन वाशव दत्ता की दंत कथा संबंधित है कहाँ से? कौशाम्बी से। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र। अब धार्मिक आंदोलन पे आ जाते हैं। जैन आंदोलन देखते हैं पहले जैन धर्म से। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था कौन? विक्रमशिला। आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? तो विरोचन, अतीश, दीपांकर और रत्नाकर शांति। अब ये स्थल है और संबंधित तीर्थंकर है। श्रावस्ती से संबंधित थे कौन? संभवनाथ। काकंदी से सुविधानाथ। अयोध्या से ऋषभनाथ। पवोसा से पदम प्रभु। तो ये आप शॉर्ट बना लीजिए, जैसे पवोसा से पास से शुरू हो रहा है तो पदम प्रभु। इस तरीके से आप अपने इसके शॉर्ट ट्रिक कुछ बना लीजिए, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जाएगा दोबारा से फिर से। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था किसने? जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत जैसे सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो कौन है? जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य किसमें लिखे गए? तो अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था किसका? जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वो क्या है? पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल का किसका है? जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, वो है जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, वो कौन थे? चारवाक। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या प्रश्न आए हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुई है? कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, वो गृह त्याग। अपना प्रथम प्रवचन बुद्ध ने कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं तो किससे? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना चित्रण जो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, वो प्रथम उपदेश है। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त चचेरा भाई था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? कब हुआ? तो अजातशत्रु के काल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, वो क्या है? विनय पिटक। आगे देखते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, कौन था? मेघ बर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। कौन थे 2 बंजारे? मल्लिक और तपस्सु। देखिए दोबारा पूछा जा सकता है, ये अभी तक एक ही बार पूछा गया है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह बिहार में। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक के संप्रदाय से संबंधित है तो हीनयान से।
शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी? तो कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत दोनों ही सही है, दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध की प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी किसने? बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वो कौन सा था? कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है कहाँ है? ये बोध गया में। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के। क्या नाम था? अतीश। अगला है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक किसका है? देव और उसकी शक्ति के योग का। ठीक है। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन सारनाथ में दिया। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा किसने की? तो ये बुद्ध की हुई थी सबसे पहले मानव मूर्तियों के रूप में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र है द्वारा हुआ है वो प्रथम उपदेश था, कई बार रिपीटेड है। भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म देख लेते हैं। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। किस कौन से उसका है पर्व का? तो भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर जो की स्थापना किसने की? इक्ष्वाकु राजवंश ने। अब देवता देख लेते हैं और उनकी पहचान। शिव का त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी या फंदा है, सरस्वती का बीड़ा है। अब दार्शनिक है, इनके सिद्धांत है कुछ। रामानुजन के कौन से? रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिए। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारेल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, गीता में कहा गया है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य कहां से मिलता है? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ कहां स्थापित किए गए? जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। नैनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। अब यहाँ देख लेते हैं, वही द्वारा से आ गया सिद्धांत आगे। वल्लभाचार्य ने जो दिया था वो पुष्टि मार्ग था। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद। अब मौर्य साम्राज्य पे आ जाते हैं। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है किसे? विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए किसे माना जाता है अधिक प्रमाणित? यानी मत्स्य पुराण को। यानी इनका उल्लेख दिया है मौर्यों का किसमें? विष्णु पुराण में। और आंध्रों का आंध्र सातवाहन जो थे उनका है मत्स्य पुराण में। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? जांगली विद। क्या बोला जाता था? जांगली विद। यानी इंपोर्टेंट है ये, आपके लिए रिपीट हो सकता है, आयुर्वेदाचार्य में आया था ये, तो इसलिए ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है वो है अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर निकाला जाता है, निकाला कहां से जाता था? चुनार से। आगे देखते हैं। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है वो है 12वां। ये आपका 22 में पूछा गया। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई कुषाण काल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था वो थे चंद्रगुप्त और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो कौन? अशोक के शिलालेख से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वो है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख अशोक में, इसमें अशोक का नामोल्लेख है, कहाँ मिलता है? एमपी के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? तो शिलालेख ये 12वां है। कौन सा शिलालेख है? 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहां से चलता है? अनुराधापुर से। आगे देखते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, प्राकृत भाषा में थे पत्थर पर। आगे है, अपने साम्राज्य के उत्तरी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फायान भारत आया था 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां से मिलता है? तो 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले को क्या कहते थे? समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था गोनटास। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। ये फ्लीट ने बोला था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम पर राजधर्म की स्थापना की?
तो ये अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, वो था स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीनतम स्थान कहाँ पर है? ये पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में पड़ता है। अशोक का बहुत अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत दिए, तो शिलालेख 12वें शिलालेख में। ठीक है, आगे देखिए मौर्योत्तर कालीन भारत देख लेते हैं, इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए प्री में। सिमुक किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, तो ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है इसका, तो सातवाहन का नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? जैसे ऑप्शन दिए थे उनमें सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। सातवाहनों की राजधानी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो 81 ईस्वी। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है, कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। ये शुंग राजवंश के समय फले फूले थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का। आगे देखते हैं, ये सूची है। ये पूछा डिमेट्रियस कौन था? हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन शासक था, और ये गोंडो फर्नीस था पहला शासक। विम था कुषाण। ठीक है, अब देखते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया गया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो यूनानी। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे वो कौन था? स्ट्रेटो द्वितीय शासक, जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो विम कडफिस को। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो पुरु या पोरस था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा हताहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे, वो कौन सा था? मत्सग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे, तो कनिष्क का। चोल वंश का शासक शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया किसने? राजराजा प्रथम ने। अब ये संगम युग चल रहा है जिसमें चेल चोल और पांड्य के बारे में देख रहे हैं। संगम ग्रंथ तोलका पीएम आधारित है किस पे? व्याकरण पे। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है वो क्या है? कुरल। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो अधिगल, या इलंगो सिर्फ शॉर्ट में। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरई में। आगे देखते हैं, आगे बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1024 में समर्पित किया गया था, कहाँ पर है ये? तंजावुर में। सुमेलन देख लीजिए। राज प्रथम का कार्यकाल क्या था? तो ये था 985 से 1015। राजा धीराज प्रथम ये था 1044 से 1052। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120। विक्रम चोल था 1120 से 1133। तो ये कालक्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो कालक्रम आप इनका याद कर लीजिए। यहाँ है देखिए, पल्लवों की राजधानी थी कौन सी? कांची। कदम्ब की बनवासी। पांड्य की मदुरै। काकतीय की वारंगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, वो चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वो चोल ही थे। आगे देख लेते हैं, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने। चोलों का राज्य इस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो पूर्वमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोटवारियम। कौन देखता था? टोटवारियम। 3 प्रकार के आई थिंक ये वरियम है, इनको याद कर लीजिएगा, ये बार बार ही मैचिंग में आ जाता है। चालुक्यों की राजधानी वातापी। चोल राजाओं ने स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्रियां और पुरुष दोनों ही देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, तो राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था, तो मलिक काफूर ने। चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वो कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए? तो कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चीन यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, वो था हेनसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे? वो चालुक्य ही थे। मत्त विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका मृत्यु कब हुआ था? ये 634 निकलेगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को,
तो दंडन किससे संबंधित है? पल्लव से। पल्लव की सभा में ये रहते थे। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। अब यहाँ सुमेलन देख लीजिए, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं और उनके राज्य हैं। धनंजय जो राजा थे वो कहाँ? कुशतलपुर के थे। नीलराज अवमुक्त राज्य कौन सा था? अवमुक्त। उग्रसेन का राज्य पालक का। विष्णुगोपा का कांची। यहाँ फिर से राजवंश और राजधानी है। पल्लव की कांची, पांड्य की मदुरै, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम का। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक पूछा है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं। आगे है शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक शासक जिन्होंने यूणों पर विजय प्राप्त की वो कौन थे? स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वो कौन है? कांस्य सिक्का। आगे है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहां से मिलता है? एरण से। 437 और 38 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख हुआ है। रेशम बुनकर श्रेणियों मिलता है जो उल्लेख, वो है ये किसने बनवाया था? रेशम बुनकर श्रेणी ने। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जिसकी कलंकित क्या है काल इसका? तो गुप्त काल में बनी थी। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को बोला जाता है। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था वो भी गुप्त ही थे। भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कौन सी थी? दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम थे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण क्या है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है। कामदेव यानी कि जो आस्तिक वो थे जो इसमें विश्वास करते थे, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते थे, और जो नहीं रखते थे वो नास्तिक थे। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था किसने? शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर को या भास्कराचार्य को। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाम इसका नायक कौन था? अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य में। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया गया था नारद के द्वारा। आगे देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी बंगाल में थी। कहाँ थी? उत्तरी बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य बता चुके एरण से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है। कौन सी श्रेणी थी? रेशम बुनकरों की श्रेणी। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है वो कौन है? समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही बोला गया। देखिए बाणभट्ट ने हर्षचरित्र किस मौर्य शासक के उल्लेख किया? उसमें बृहद्रथ का। फाहियान का देखिए कार्यकाल क्या था? 399 से 414। हिंसांग 629 से 645 ईस्वी। इत सिंह आया था 671-72 से 693-94 तक कहा। अल मसूदी 915-16 में आया था। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, 2021 में आरओ में पूछा गया था। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया वो थे गोपाल और नंदी वर्मन पल्लवन। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं हैं वो है अमरावती। आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं कहाँ कहाँ है? तो अमरावती और नागार्जुनी कोंडा। लेकिन ये देखिए 2021 में आया था ये, लेकिन अगर इस दोनों ही ऑप्शन में दिए हो, पूछा हो कौन है, तो अमरावती को आप मारिएगा ऑप्शन में सही। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था वो कौन था? प्रवर सेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। 6वीं-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन करता था? तो लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? गोवा में। प्रतिहार अभिलेख में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में। आगे देखते हैं ये प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है। इसमें है वह स्थान जहां पर शिल्प में विष्णु की बराह अवतार दर्शाया गया है वो कौन है? उदयगिरी गुफा विदिशा की। महरौली में के लौह स्तंभ में उल्लिखित राजा का नाम क्या है? चंद्र। मिलिंद पन्हू राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वो बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत्य मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से संबंधित। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पल्लवों ने। पल्लवों के राजा थे नरसिंह वर्मन। हीनयान अवस्था में विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत्य क्षेत्र कौन सा है? कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं जहां पे वो कौन सा केंद्र है? तो ये कन्हेरी। वह शैलकृत्य गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है वो कौन सा है? कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय और यूनानी कला का।
सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी तोरण का सबसे पहले हुआ था। सोनगिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, कहां पर है? दतिया में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन क्या कहलाते थे? तोरण। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये नागर शैली में, उड़ीसा में नागर शैली में निर्मित मंदिर हैं जो बने हुए हैं। और उत्तर भारत की जो शैली है जिस मंदिर निर्माण की, वो नागर शैली है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, कौन सी? एलिफेंटा की गुफा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो कहाँ स्थित है? ये देखिए कांची दे रहा है, इसमें डाउट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है। घटना चक्र ने कुछ और दिया इसका आंसर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, का मंदिर स्थित है कहाँ पे? तिरुमल्ला पहाड़ी पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर, एलोरा का। आगे देखते हैं। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों के द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों से निर्मित गुफा मंदिर है, वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर कहाँ पर है? उत्तर भारत में। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। ये इंपोर्टेंट है आपको ग्वालियर वाला, क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली में बने मंदिर हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेलों ने। बौद्ध और हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ पे? एलोरा में। कुछ सुमेलन देख लीजिए। स्तूप कहाँ पर है? सांची में। चित्रकारी कहाँ की है? बाग की। और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिली है मथुरा से। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। देखिए ये इंपोर्टेंट है। रास पंचाध्यायी पुस्तक किसके लेखक है? अब पुस्तक प्राचीन जो है साहित्य और साहित्यकार पे आ गए, इसको देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा लिखी है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास के द्वारा। चैतन्य मंगल जयनंदा के द्वारा। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा। ये भी ग्रंथ है, इनके रचयिता है रागमाला पुंडरीक विठल के द्वारा। रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा। राग विबोध सोमनाथ के द्वारा। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन के द्वारा। देखो इनको याद कर लीजिए, बार बार रिपीट होंगे अभी आपके, क्योंकि नए बनाए गए थे 2021 आरओ में, ये भी 2021 पीसीएस के हैं, तो ये आपके फिर से रिपीट होंगे। ये पूरे रिपीट नहीं होंगे तो आपको इसमें से ऑप्शन आपको देखने को एक आध मिल जाएगा और आप सही कर ले जाएंगे। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद, उसका नाम तूतीनामा रखा किसने? तो ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने। किसने? ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त। न्याय किसके द्वारा? न्याय दर्शन दिया गया गौतम के द्वारा। उत्तरी मीमांसा बदरायण के द्वारा। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। वैसे कणाद के द्वारा। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, कितने हैं? तो 120 अध्याय है, 8 खंड है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन। आगे देखते हैं। आगे है दी रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस। कलहड़ की राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर ने। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। महाभारत मूलतः जानी जाती है जयसिंह संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की। भोजशाला की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता कौन थे? विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे? हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो भोज। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की, वो कौन थे? आर्यभट्ट। गौड़ बहो के रचयिता कौन है? तो बागपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? तो ब्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की किसने? मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्ववर्मन, इनके ये है कुछ ताम्र पत्र है और अभिलेख है, ये पूछे गए थे 2022 का प्री का एग्जाम था ये। सर्ववर्मन के द्वारा असीरगढ़ का ताम्रपत्र सर्ववर्मन से संबंधित था। ईश्वर वर्मन से संबंधित था जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। जीवित गुप्ता द्वितीय का था देव वर्णार अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नन्मुख था। आगे देखते हैं। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? द्वार समुद्र को। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहे, कौन कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया, कहाँ पे? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था किसने? दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव।
द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्टाचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथ के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, वो कौन था? यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है किसे? लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, वह था विद्याधर। जिजाक भुक्ति का प्राचीन नाम बुंदेलखंड। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित थे? चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा है, संगीत राज। आगे देखते हैं। अब विविध देख लीजिए, इसका विविध इंपोर्टेंट होता है। वह पुरा स्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए, वो है बटकल। 2022 में पूछा गया, इंपोर्टेंट है ना, दोबारा से रिपीट किसी भी एग्जाम में हो सकता है। गोविंद तृतीय किससे संबंधित थे? राजपूत वंश से। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासक थे। देवपाल पाल वंश से। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। कबीर की समाधि कहाँ है? मगहर श्रावस्ती में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। परमार जो थे, उनका राजकीय प्रतीक था सूर्यदेव, और मलय केतु का बराह था। चंदेल का राजलक्ष्मी था। गुर्जर प्रतिहार का भगवती था। लेकिन 2018 का है, तो इंपोर्टेंट है, ये देख लीजिए, पूछा नहीं गया पीसीएस में अभी तक, तो ये पूछा जा सकता है। जगदल बिहार रामपाल ने बनवाया था। राजा कौन संबंधित थे? जगदल बिहार से रामपाल उन्होंने बनवाया था। इसे विक्रमशिला बिहार धर्मपाल ने। सोमपुर बिहार धर्मपाल ने। सलवन बिहार श्री भवदेव ने। आगे देखते हैं। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी है? नाना देशी और नगरम। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे पूर्व पांचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या है? प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। इसमें बोला गया, ये महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था? उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे वेदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी चामुंड राय के द्वारा। चोलों की राजधानी तंजौर थी। एम्फोरा जार होता था, एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार था। ये विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था लगभग 57 ईसा पूर्व में। खसरा नामक दस्तावेज से आशय क्या है? राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है ये। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली। आगे देखते हैं। अब देखिए, मध्यकालीन इतिहास है आपका, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही था। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरी सीरीज हम लोग ये देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जान लीजिए, इस चैनल पर जो भी डाला जाएगा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। जो आप नहीं पढ़ते हैं, जो जिधर बाकी सब पढ़ते हैं, वो आपको नहीं ध्यान देना है उस साइड, क्योंकि ये चीज़ें आयोग जो जहाँ से पूछ रहा है वो चीज़ें यही है। तो इस पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। तो चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें इतना ही था। थैंक यू।